नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पे। तो दिनांक 30 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स पर आज हम बात कर लेते हैं। तो आरएस और एसआई की तैयारी करने वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है। आप रेगुलर हमारे चैनल पर विजिट करके इन क्लासेस को देख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस को डिकोड करते हैं उनका आप जो है यहाँ से करंट का जो भी सिनेरियो है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। उससे पहले आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, मैं रोज आपको ये चीज इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसका महत्व समझ पाए। प्रीवियस ईयर पेपर्स एक ऐसी चीज है जो आपको समझ पैदा करते हैं, आप में समझ विकसित करते हैं कि क्या आरपीएससी का ट्रेंड है। और ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप जो हमारी एप्लीकेशन है वहां जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लगभग 100 से ज्यादा पेपर्स का यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी कितनी भी बार जितना आप चाहे, अनलिमिटेड, वो एमसीक्यू फॉर्मेट। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ में। राजस्थान के प्रश्न पहले हम देखेंगे, उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो डॉक्टर सौरभ शर्मा है जिन्हें शेफ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। तो जयपुर के ही एक फेयरमोंट होटल में इजी डाइनर की तरफ से ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सौरभ शर्मा जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध शेफ है, अर्थात कुक है, एक तरह से रसोई हैं जो कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने जो है जो राजस्थान की विरासत है भोजन की, उसको आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक पीएचडी की है जिसमें राजस्थान की जो पाक विरासत है उसका पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर क्या प्रभाव है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के इन्होंने जो है अपनी पीएचडी या शोध किया है। ये नागौर जिले के लाडनू से संबंधित है। तो इतने छोटे स्थान से होने के बावजूद इन्होंने हमारे यहाँ की जो लोकल रेसिपीज है, जो हमारे यहाँ पर स्थानीय रूप से स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, खास करके जिसमें हमारे जो गुणवत्तापूर्ण अन्न है जिनको हम मिलेट जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर जो है उन्होंने काम किया। तो जैसे आप मान लीजिए बाजरे की खिचड़ी हो या चूरमा हो या फिर सांगरी जैसे जो है हमारे व्यंजन हो, इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर इन्होंने बहुत मेहनत की है, रिसर्च की है, और इनके इसी योगदान की वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है शेफ ऑफ द ईयर का। कहाँ? जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में। तो इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, राजीविका अर्थात राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है उसने ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिलाओं को वित्तीय समावेशन के साथ में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी राजीविका पर हमारा अगला टॉपिक है। राजीविका की जो रैंकिंग है उसमें प्रदेश में टॉप पर रहा है हनुमान। तो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। आपके राजस्थान इकोनॉमी में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर्ड है, ठीक है, तो वहां से आप इसकी और डिटेल देख सकते हैं। हनुमानगढ़ जिला जो है उसने यहाँ पर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। दरअसल इन्होंने 100 में से 71 अंक प्राप्त किए। दूसरे नंबर पे कोटा और तीसरे नंबर पे दौसा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न आपको छोटे एग्जाम जैसे पटवार के और इस तरह के जो होते हैं उनमें आपको अक्सर पूछा जा सकता है। राजीविका के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वर्टिकल में महिलाओं को संगठित किया जाता है और उनको प्रेरित किया जाता है। अब उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उनको ऋण की व्यवस्था, डिजिटल आजकल जो हमारे पेमेंट सिस्टम है उनके थ्रू बैंकिंग सेक्टर से ऋण की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल फाइनेंस उनको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ उनको अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन, इन तीन चीजों को बढ़ाने में राजीविका का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हनुमानगढ़, कोटा और दौसा ये तीन टॉप पर रहे हैं। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश भर में लगाए गए 7 करोड़ 12 लाख से अधिक पौधे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में हरियालो मिशन जो है उसके बारे में बताया था, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी। एक पेड़ माँ के नाम, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया अभियान था वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियालो राजस्थान या हरियालो मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके तहत इस साल 7 करोड़ 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। दरअसल इस बार का हमारा टारगेट है 10 करोड़ का, ठीक है। पिछले साल हमने 7 करोड़ का टारगेट रखा था और 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है।
अब पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड के पेपर में, जो है संस्कृत वाले में सीधा सीधा पूछ लिया था कि कौन से जिले प्रथम और सेकंड पे रहे। तो इस बार जब हरियाली तीज पर वन महोत्सव हुआ तो उसमें 2,54,00,000 पौधे लगाए गए टोटल। और अगर इस बार की बात करें तो जयपुर जिला 66 लाख से अधिक पौधे, मतलब जयपुर की जितनी जनसंख्या है उतने पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं। इसी तरह उदयपुर जिले ने 33 लाख और जैसलमेर ने 32 लाख यहाँ पर लगाए। तो ये तीन नाम आप याद रखना, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार पश्चिमी राजस्थान के जिले इसमें टॉप कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हाल ही में जयपुर को 5 बड़े शहरों में सम्मिलित किया गया पर्यटन की दृष्टि से, और इसी दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसमें राजस्थान को भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में बेस्ट गंतव्य के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है और उसको अवार्ड भी दिया गया है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 26 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल अवार्ड समारोह, क्या नाम है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल अवार्ड समारोह। इस समारोह में राजस्थान पर्यटक को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य मतलब बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी कार्यक्रम में जो पिछली बार घोषणा हुई थी ट्रेवल प्लस लेजर पत्रिका की, उस पत्रिका के सर्वे के आधार पर जो जयपुर है उसको टॉप 5 शहरों में 5वां स्थान मिला था, उसका भी इसको पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका स्कोर मैंने आपको बता दिया था 91.33 था, और देश के जितने भी शहर हैं उनमें पहले स्थान पर रहा था जयपुर, एशिया में चौथे और विश्व स्तर पे 5वें स्थान पे। अगर बात करें इसके बाद तो फिर मुंबई जो है यहाँ पर 16वें स्थान पर रहा विश्व स्तर पे, और आगरा जो है वो 20वें स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि 3 टॉप कौन से रहे, तो ये हो गया। बाकी सर्वश्रेष्ठ तो आपको सीधा पूछेगा कि राजस्थान पर्यटन को 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन ट्रेवल अवार्ड में किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। तो अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन हो सकता है, बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों जो चित्र आप देख रहे हैं वो है राजस्थान की एक प्रमुख बाघिन मछली का। दरअसल मछली जो है उसका एक स्मारक हाल ही में रणथंभौर जो है उसके जोगी महल पर स्थापित किया गया है। मछली ही वो बाघिन है जिसकी वजह से आज आपको पूरे राजस्थान में कई बाघों की जो है एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है। उसी के वंशज है सभी, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो मछली है उसके नाम पर या उसके लिए 29 जुलाई को रणथंभौर में एक स्मारक स्थापित किया गया। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन प्रयास किए जाते हैं उन सभी लोगों को सम्मानित करने के या लोगों में अवेयरनेस फैलाने के, ताकि बाघ जैसी जो की स्टोन प्रजाति है या जिसको हम अम्ब्रेला स्पीशीज बोलते हैं, ऐसी स्पीशीज का संरक्षण किया जा सके। तो 18 अगस्त 2016 को ये मर चुकी हैं। इसकी अगर बात करें तो मछली की याद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था और मछली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैप्चर करने का रिकॉर्ड भी मछली के नाम पर है, और WWF ने बाघिन मछली के नाम पर एक अवार्ड देने की घोषणा भी की है। अब दिखने में भले ये प्रश्न बहुत सिंपल लगे, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है, पेपर्स को हमेशा टफ करने की कोशिश हो रही है और उस कोशिश में कुछ भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन ही असम के काजीरंगा जो बाघ अभ्यारण्य है वहां पर एक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट्स ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा 2024। तो इस रिपोर्ट के अनुसार असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और जो टाइगर रिजर्व भी है वो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला बाघ बन गया है। यहाँ पर वर्तमान में 148 बाघ है, अर्थात हर 100 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 18 बाघ जो है देखने को मिल रहे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक सेंट्रल लेवल की संस्थान है और जिस पर जिम्मेदारी है हमारे जितने भी बाघ हैं उनके कंजर्वेशन से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट, खासकर जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको अप्लाई करने का, उसको लागू करने का और नए बाघ रिजर्व जो है उनको अनुमति देने का। ठीक है, तो इसके अनुसार 2010 में हमारे यहाँ पर कुल 1706 बाघ थे जो 2022 में बढ़कर के 3682 हो गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग करके एक घोषणा थी जिसके अंतर्गत
अगले 10 वर्षों के अंतर्गत आपके बाघों की संख्या को दुगने करने का लक्ष्य हमने रखा था, लेकिन आप देख सकते हो कि 2010 से 2022 में हम ये संख्या 2 गुने से भी ज्यादा पर ले जाने में सक्षम हो पाए हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के 3/4 मतलब हर 4 में से 3 बाघ जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको, भारत में मिलेंगे। ठीक है, टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा योगदान करता है, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास है उनको भी इस बाघ संरक्षण कार्यक्रम ने काफी मदद की है, क्योंकि बाघों को एक बहुत बड़ा पर्यावास चाहिए होता है और उस पर्यावास में बहुत से जीव भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बाघ को संरक्षित करना मतलब केवल बाघ नहीं बल्कि बाघ की पर्यावास का संरक्षण भी इसमें सम्मिलित होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन। तो दोस्तों हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है मेघनाथ देसाई, तो इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। दरअसल ये ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं। ब्रिटेन में भी 2 सदनीय सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, कॉमन्स लोअर सदन है और अपर सदन के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है। ठीक है, उसके सदस्य ये थे। ये एक बहुत बड़े जो है इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर्स करने के बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का काम किया है। अगर इनकी बात करें तो जून 1991 में ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने। लंदन में जो पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा है वो भी इन्हीं के प्रयासों से स्थापित हो पाई, और इन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से। तीसरा क्यों बोला मैंने, क्योंकि सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है, उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर उसके बाद में पद्म भूषण और पद्म श्री। सामान्य नागरिकों को दिए जाने वाले ये 4 पुरस्कार हैं जो क्रमबद्ध रूप से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जो है यूएन का सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में भारत ने अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। तो आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये खबर उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो भी आएगी, लेकिन ये खबर है यूएन के सम्मेलन में जो फिलिस्तीन है उसको मान्यता देने के मुद्दे पर बात की गई। तो फिलिस्तीन आप सभी जानते हैं, लंबे समय से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्लैशेस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, और अभी भी गाजा पट्टी पर और इस पर जो संघर्ष चल रहा है उसकी खबरें आप पढ़ते होंगे। तो उसी क्रम में अब फिलिस्तीन को मान्यता देने पर जो है यूएन का ये सम्मेलन शुरू हुआ है। फिलिस्तीन की मान्यता आज भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अटकी पड़ी है। तो दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच में समाधान लाने के लिए जो द्विराष्ट्र की सिद्धांत है या 2 नेशन थ्योरी है, उस पर बात करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में, ये याद करना बहुत जरूरी है, सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, फ्रांस और सऊदी अरब की। तो इन दोनों की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है और 29 से 31 जुलाई तक ये आयोजित हुआ है, और इसमें इस मुद्दे पर बात की गई है कि क्या फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से लेकर के और 1918 तक, जिसकी समाप्ति आपके जो है एक संधि से हुई थी, ठीक है, जिसको हम जेनेवा संधि के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ के तहत फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया था। बाल्फोर घोषणा पत्र एक जारी किया गया था 1917 में, और इसमें यह कहा गया था कि जो फिलिस्तीन है उसमें यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की व्यवस्था की जाएगी। ब्रिटेन द्वारा 1937 में एक पील आयोग गठित किया गया, और इस आयोग ने कहा कि यहूदी और अरब दोनों राष्ट्रीय समुदाय हैं, मतलब ये अपनी अपनी एक अलग राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। तो राष्ट्र शब्द का मतलब आप समझते हैं, बेसिकली राष्ट्र एक प्रकार की विचारधारा है जो लोगों को अपने इतिहास से, उनकी भाषा, संस्कृति, कल्चर और बाकी चीजों से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र की थ्योरी है इसके अनुसार ये दोनों ही अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, और इनके बीच स्थायी शांति तभी हो पाएगी जब 2 देश बनाए जाए। इसी तरह की एक 2 नेशन थ्योरी के माध्यम से 1947 में भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में एक प्रस्ताव, जिसको प्रस्ताव संख्या 181 कहते हैं, उसके तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित कर दिया था। इजराइल फिलिस्तीन को करीब 142 देश अभी मान्यता देते हैं, लेकिन कई और भी देश हैं जो इसको मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी हमेशा इस चीज के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन और भारत दोनों को धर्म पर राष्ट्र निर्माण, धर्म के आधार पर जो निर्माण किया गया है वो बिल्कुल गलत है,
क्योंकि राष्ट्र किसी धर्म के आधार पर न होकर के उस धर्म से परे होते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत किसी एक धर्म का देश न होकर के कई अलग अलग विचारधाराओं का देश है। और आज भी जो पाकिस्तान, जिसको एकमात्र धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, उसकी तुलना में तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकसित भी हो रहा है, और ज्यादा सौहार्द और शांतिपूर्वक लोग यहाँ रहते भी हैं। अगर बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने इस सम्मेलन का विरोध किया, जबकि भारत इसमें सम्मिलित हो रहा है। कुल मिलाकर के 120 से ज्यादा देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन पर मान्यता को लेकर के और ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, जिस खिलाड़ी को आप देख रहे हैं वो रोमानिया क्लब का हिस्सा बनने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है भारत की। आइए इन पर बात करते हैं। ठीक है, तो मुंबई की ये खिलाड़ी है, मुंबई की रहने वाली है, और 22 वर्षीय हर्षिका जैन जो है उनको रोमानियाई फुटबॉल लीग में खेलने का मौका मिलेगा। इन्हें हाल ही में जो है CS अटलांटिक ओलंपिया घेरला, ये टीम है रोमानिया की, जिसके साथ में इन्होंने अनुबंध किया है, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला है। वे इंडियन वुमेन्स लीग में गोकुलम केरला के लिए खेलती हैं, हालांकि मूलभूत रूप से वो कहाँ की है, मुंबई की। उनसे पहले भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर के लिए खेल चुकी हैं, जैसे बाला देवी जो कि पहली महिला थी जो यूरोपियन किसी भी क्लब के लिए खेलने वाली थी। ठीक है, तो WFC रेंजर्स के लिए खेलेगी। इसके अलावा भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान है, वो वेस्ट हैम यूनाइटेड WFC के लिए खेल चुकी हैं। मनीषा कल्याण UEFA चैंपियन लीग, उसमें खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखना है। चौथी खिलाड़ी कौन बन गई है आपकी, हर्षिका जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भी शुरू हो सकती है आंशिक शेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, शेयर आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। शेयर अर्थात अंश। अंश का मतलब होता है कोई भी कंपनी जब अपनी स्वामित्व को बेच करके, मतलब मार्केट में बेच करके और लोगों से धन इकट्ठा करती है, पैसा जुटाने का काम करती है, तो वो क्या करती है, अपने जितने भी जो टोटल जो अपना स्वामित्व असेट्स जो होते हैं उनको एक तरह से डिवाइड कर देती है बहुत से टुकड़ों में। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं हम, एक शेयर। जब वो पहली बार इसको मार्केट में देती है तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO। तो प्राथमिक बाजार जो है उसमें IPO आपके लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और ये IPO जब बाद में लोग खरीदते हैं आपस में एक दूसरे से, IPO में सेल होने के बाद, तो फिर उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग, जो कि शेयर मार्केट में होती है और जो द्वितीयक रूप से की जाती है। ठीक है, अब अभी तक जो व्यवस्था है वो ये है कि आप एक जो न्यूनतम किसी कंपनी के शेयर की रेट है उसमें, जैसे मान लीजिए आप MRF के शेयर की बात करूं, वो 1 लाख रुपए का है, तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए। लेकिन एक नई पद्धति है जिसको बोलते हैं आंशिक शेयर ट्रेडिंग, और जो अमेरिका के बाजार में प्रचलित भी है। इसके लिए बाजार नियामक जो हमारा SEBI है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है अनुमति दी गई है। इनोवेशन सैंडबॉक्स में उन्होंने इसको लिया। इनोवेशन सैंडबॉक्स क्या होता है, इनोवेशन सैंडबॉक्स मतलब ऐसी चीजें जिनको आप नवाचार के रूप में पाइपलाइन में रखते हैं या फिर उनको अप्लाई करने वाले होते हैं और पायलट बेसिस पर उनके लिए कुछ टेस्टिंग करते हैं, वो एक तरह से उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेंगलुरु की एक जॉर्ज नाम की कंपनी है, ट्रेडिंग पोर्टल है, उसको यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसमें आपको 1 लाख रुपए का शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस 1 लाख रुपए के शेयर के कुछ टुकड़े कर दिए जाएंगे। मतलब मान लीजिए जैसे 5 टुकड़े कर दे तो एक शेयर जो है वो आंशिक शेयर में 20,000 रुपए में लोगों को उपलब्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में लोग इस तरह के शेयर्स को खरीदने में सक्षम हो पाते हैं और मार्केट में जो ट्रेडिंग पोर्टल्स हैं उनके पास भी ज्यादा मात्रा में ट्रेडिंग करने का मौका होता है। तो जो बड़े शेयर्स हैं उनको सब खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमाउंट ज्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं पाते हैं। तो फ्रैक्शनल ट्रेडिंग में निवेशक को पूरा शेयर खरीदने की बजाय उसका एक हिस्सा या कुछ हिस्से को ही ट्रेड करने की अनुमति होती है। तो ये अमेरिका में वर्तमान में लोकप्रिय है। हालांकि पहले 2021 में जब जीरोधा नामक ट्रेडिंग पोर्टल ने जब इसके लिए अप्लाई किया था तो उसको यहाँ पर मना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। IMF ने हाल ही में हमारी GDP ग्रोथ अर्थात जो हमारा ग्रोस डेवलप जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको लेकर के और अनुमान जताया है और कहा है कि इस बार 2025-26 में ये 6.4% पे रहेगा। तो हमने इस बार इसको 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है IMF ने। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि अंतिम विकल्प के रूप में होता है उन सभी देशों के लिए जो मौद्रिक रूप से अर्थव्यवस्था में पिछड़ाव को महसूस करते हैं या जिनके पास में जो एक तरह से व्यापार में या फिर उनकी अर्थव्यवस्था
जब किसी संकट की स्थिति से गुजर रही हो, तो अंतिम वित्तीय स्रोत के रूप में ये आईएमएफ काम करता है। अर्थात अर्थव्यवस्थाओं को स्थिरता प्रदान करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि ये काम वो कुछ पॉलिसीज के द्वारा और कुछ सुधारों के द्वारा करता है जो बाध्यकारी होते हैं उन देशों पर जो इस प्रकार से ऋण लेने की शर्त को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो 20 बेसिस पॉइंट मतलब 6.2 से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया, 6.4। अगले साल के लिए भी हमारा जो है उसको 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.3 से 6.4 कर दिया। अगर वैश्विक वृद्धि अनुमान बताए तो इसको 2.8 से बढ़ाकर के कितना कर दिया, 3.0। ठीक है, तो और इसी तरह चीन का जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ा दिया है और 4.0 से बढ़ाकर इसको 4.8 कर दिया है। तो 80 बेसिस पॉइंट मतलब 0.8 हो गया। कुछ कारण भी इसने दिए कि क्यों ऐसा किया है। तो अमेरिका की टैरिफ दरें अमेरिका ने हाल ही में कम की, तो जिस तरह से बहुत ज्यादा टैरिफ्स उसने लगाए थे अप्रैल महीने में, उनको उसने धीरे धीरे कम किया है। डॉलर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वित्तीय स्थितियों में सुधार हो रहा है और कुछ देशों में राजकोषीय विस्तार होने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया जिसके दौरान हमारे यहाँ पर जो एआई आधारित तकनीकें हैं उनको परखने का प्रयास भारतीय सेना ने किया। इसका नाम था दिव्य दृष्टि। तो भविष्य के युद्ध परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्र में दिव्य दृष्टि नामक इस उन्नत तकनीकी अभ्यास का आयोजन किया। इसके अंतर्गत हमारी सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सेंसर टू शूटर, इस तरह की क्षमता। सेंसर टू शूटर का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स जो अपने आसपास के माहौल में इस चीज को सेंस कर सके कि किसी तरह की मूवमेंट हो रही है और उसे टारगेट बना करके उसे वो शूट कर सके। इस तरह की चीजों का सफल परीक्षण किया गया है। ये दिव्य दृष्टि अभ्यास आत्मनिर्भर भारत और डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अभियानों के अनुरूप माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर भारत को स्वदेशी रूप से विकसित करने, और डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से भारतीय सेना के वर्तमान स्वरूप में आमूलचूल बदलाव करते हुए इसे भविष्य की तकनीकों से युक्त बनाते हुए आधुनिक बनाने पर दिए जाने वाले जोर से जुड़ा हुआ है। दिव्य दृष्टि अभ्यास भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता, युद्ध कौशल और रणनीतिक तत्परता को दर्शाता है और ये भविष्य की जो हमारी आगे जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसको एक दिशा देने वाला कदम माना जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे। आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह बने रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी आप टेलीग्राम डाउनलोड करें, वहां पर आर्यस जंक्शन यूट्यूब चैनल सर्च करें और वहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक और अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।